हेलो बच्चों, आज क्लास 11 फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का 9th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 2.9 प्रोपोगेशन ऑफ एरर टॉपिक हमारा चल रहा था। उस सीरीज में मैं 2 डेरिवेशन करा चुका हूं। आज उसी सीरीज में मैं तीसरा डेरिवेशन कराऊंगा, प्रोपोगेशन ऑफ एरर और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो इसमें देखना है हमारा जो टॉपिक है वो है x इक्वल्स टू a अपॉन बी। x इक्वल्स टू a अपॉन बी। अब x इक्वल्स टू a अपॉन बी, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको आपको ऐसे समझना है कि x हमारा रिजल्ट है जो कि बराबर है a अपॉन बी के। अब x हमारा कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आपको 2 चीजें चाहिए। आपको डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, आपको टाइम पता होना चाहिए। आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपने देखा कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आपने ऑब्जर्व किया कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में ट्रेवल किया। आपने डी निकाला, आपने टी निकाला, आपको वेलोसिटी पता चल जाएगा। तो ऐसा ही कोई कंडीशन है यहाँ पर कि x जो है हमारा कोई रिजल्ट है और जो कि बराबर है a अपॉन बी के बराबर। इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बराबर हो गया फोर्स अपॉन मास। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है। मान लो आपने क्या कर ऑब्जर्वेशन किया, आपने देखा ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट का मास आपने फाइंड किया। उसके बाद आप उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, यानी कि उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो हमने इसलिए इस टाइप से लिखा x इक्वल्स टू a अपॉन बी। इसमें कोई भी कंडीशन हो सकती है, ये इस वेलोसिटी वाली कंडीशन हो सकती है, एक्सेलरेशन की कंडीशन हो सकती है। ओम्स लॉ आपने पढ़ा है v इक्वल्स टू आई आर। तो r किसके बराबर हो गया, v अपॉन आई के बराबर। तो इस तरीके से ये भी कंडीशन हो सकती है। हम किसी मटेरियल या किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस फाइंड करना है हमें, तो हम उसको कितना वोल्टेज या पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं वो फाइंड किया, करंट कितना फ्लो कर रहा है वो फाइंड किया। उससे हम उस ऑब्जेक्ट की या उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो हम ये ना लिखकर हम जनरल लिखते हैं x इक्वल्स टू a अपॉन बी, यानी कि हमारा रिजल्ट 2 ऑब्जर्व क्वांटिटी के क्वोशिएंट के बराबर है। क्वोशिएंट a अपॉन बी की फॉर्म में है ना ये, ठीक है। अब इसको देखो कैसे करेंगे। बहुत आसान सा डेरिवेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा करने में। देखो एक चीज बता दो बच्चों, 11th क्लास की फिजिक्स है और 12th क्लास की आसान है। बस हाँ ये है, अगर आप उसको डीपली पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो तो थोड़ी आपको लेंदी लगेगी, बट टफ नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं। और ऐसे एलिमेंट से, मैं केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, केमिस्ट्री के एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऐसे एलिमेंट से जो रिएक्टिव टाइप के हैं उनसे आप बच के रहो। अरे फिजिक्स तो नहीं हो पाएगी, उसे हिला नहीं पाओगे, तुम तो उसको न्यूमेरिकल हिला नहीं पाओगे, इतने सारे डेरिवेशन, उतने सारे डेरिवेशन, कहाँ से फॉर्मूला घुस जाता है, यहाँ से लग जाता है, वहाँ से लग जाता है, ऊपर से टपक जाता है, इधर से टपक। अरे कुछ नहीं, बाकी बच्चे कर रहे हैं, अरे आपको भी करना है। उससे पहले बच्चे पास हो रहे हैं, आप भी पास होंगे। अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं, आप एफर्ट करेंगे, आप भी अच्छे नंबर से पास होंगे। लेकिन इस तरीके से किसी भी बातों में नहीं आना। ऐसे एलिमेंट से, उनको पता है एलिमेंट, उनसे आप अलर्ट रहें, ठीक है। बहुत टिपिकल है, ऐसे नहीं केमिस्ट्री हो जाती है कि बायो हो जाती है, वो फिजिक्स नहीं होती, कुछ नहीं। हर सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको जिसमें इंटरेस्ट होगा उसको वो अच्छा लगेगा, जिसको जिसमें इंटरेस्ट नहीं हो वो अच्छा नहीं लगेगा। हम मैथ्स वाले बच्चों से पूछते हैं, मैथ्स वाले कहते हैं कि भाई बायो हमसे रटी नहीं जाती है, बड़ा मुश्किल है, मैथ्स ले रखा। बायो वाले से पूछते हैं, बोलते भैया फॉर्मूले याद नहीं होते इसलिए हमने मैथ्स थोड़ी बायो ले लिया। अब कुछ बच्चे इंटरेस्ट से भी लेते हैं, लेकिन आप ये समझें कि दोनों ही सब्जेक्ट इजी भी है और टफ भी। अब टफ क्यों बोल रहा हूं, टफ इसलिए बोले जब आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपको टफ लगेगा, और जब आपका इंटरेस्ट होगा तो आपको वो इजी लगेगा। एफर्ट हर सब्जेक्ट मांगता है, बिना एफर्ट के कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन ना लें, मेहनत करें, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक। अब ये हमारा, अब हमने क्या किया, अब डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं कि जब हमने a, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब हमने डिस्प्लेसमेंट मेजर करा, यानी कि a जो है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं
ठीक है, वैसे तो ये और भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा या कर सकता है, तो क्योंकि ए भी इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हम किसी को अगर मैं यही लिख दूंगा तो फिक्स्ड हो जाएगा ना कि ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम के लिए लेके चल रहे हैं, तो हमने वैसा तो लिखा नहीं है। ठीक है, हमने तो ए अपॉन बी लिखा है और यहाँ एक्स लिख दिया। अब एक्स कुछ भी हो सकता है, वो वेलोसिटी हो सकती है, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया था, वो रेजिस्टेंस हो सकता है, वो एक्सेलरेशन हो सकता है, सब कुछ भी हो सकता है। तो आपने जब ए को मेजर किया, यानी कि सपोज कर लो आपने डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया तो उसमें एरर आ गया, तो हमने ए को मेजर करा उसमें एरर आ गया, तो कैसे लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए में एरर आ गया। ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए में एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी वैल्यू हमेशा ए से छोटी होगी। एरर कभी इस वैल्यू यानी डेल्टा की वैल्यू इस ए से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसे हमने क्या किया, बी को मेजर किया, जैसे इससे कंपेयर करें तो हमने टाइम को मेजर किया, तो भाई टाइम में भी एरर आ गया। तो क्या होगा, जब ऑब्जर्वेशन में एरर आ गया तो भैया रिजल्ट में भी एरर आएगा। क्या होगा, रिजल्ट में भी एरर आएगा। तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स ये कर दिया हमने। ऑब्जर्वेशन में एरर तो हमारा रिजल्ट में भी एरर। अब हमने क्या किया, न्यूमरेटर में से ए कॉमन ले लिया, यानी कि ए, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। ये अब एक चीज देखो, कई बार बच्चों को लगता है भाई यहां तो ए तो है, पहले तो आप ये समझ लो कि ए और डेल्टा ए अलग अलग है। ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपको एक बार लिख के बता दे रहा हूं। आप सोचो इसमें से मैं ए कॉमन ले लूं और 1 और प्लस माइनस यहां पर सिर्फ ये डेल्टा ही रह गया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं। ए की वैल्यू, आप बात समझो ना, ए की वैल्यू अगर मैं ये मान लेता हूं, इसके अकॉर्डिंग बोल दे रहा हूं मैं कि 20 मीटर है, तो इसमें जो एरर होगा, ए की वैल्यू अगर 20 मीटर है तो जो डेल्टा ए होगा वो मान लिया मैंने 0.1 मीटर है। तो डेल्टा ए 0.1 मीटर है, तो मैं ए को बाहर कैसे ले सकता हूं, ऐसे तो लिख ही नहीं सकते ना इस तरीके से। इस बात को समझना है आपको, ये पूरी वैल्यू पता है, डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है, 0.1 मीटर मान लिया, ए की वैल्यू इतनी है। तो हम ऐसा थोड़ी कर सकते हैं ए को बाहर ले लेंगे डेल्टा अंदर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। समझ आया? तो इस तरीके से, कैसे, इस तरीके से कॉमन लेंगे। अब क्या होगा, तो ए को 1 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा प्लस माइनस, इस ए को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इस ए से कैंसिल होगा, डेल्टा ए बचेगा। ऐसे डिनोमिनेटर में ले लो तो क्या होगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख दो, ये आ गया। अब क्या कर सकते हैं, देखो ये तो a अपॉन बी है, तो इस a अपॉन बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर से देखो x लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया x। इस a अपॉन बी की जगह x लिखा और न्यूमरेटर को मैंने ऐसे लिख दिया, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को मैंने ऐसे लिख दिया एज इट इज, जैसा है, इसमें कुछ नहीं, कोई कलाकारी नहीं दिखाना मुझे। ठीक है, अब बचा ये डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इसको भी ऊपर ले जाना है, इसको भी ऊपर ले जाते हैं, तो कैसे ले जाएंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और यहाँ -1 लगा दिया, क्योंकि पूरे टर्म को नीचे से ऊपर लेगा ना, तो इसमें तो पावर है नहीं, तो जिसमें कोई पावर नहीं लगी उसमें 1 मानते, नीचे से ऊपर गया -1 हो गया, और ये आया x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो x है इसको इन दोनों के नीचे लिख देंगे, या आप ऐसे समझ लो पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देंगे, जैसे समझ में आए वैसे समझ लो, समझना हर हाल में। बात समझ में आया? देखो इसके नीचे लिखा x प्लस माइनस, इसके नीचे लिखा डेल्टा x अपॉन x, इस x को इन दोनों के नीचे लिख दिया। देखो भैया, और इसको तो एज इट इज लिखना है, इस वाले टर्म को 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, इस वाले को, इस टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे वो बताता हूँ। देखो एक बार बताऊँ आपको, मैं ये बताऊँ कि आपको बस एक फील लानी है कि हर चीज़ आसान है।
ये मैं आपको बता दूँ, फिजिक्स आसान है, केमिस्ट्री आसान है, बायो अगर आपके पास है तो बायो आसान है, मैथ्स है तो मैथ्स आसान है, हलवा है, ठीक है, बस बिल्कुल आसान है, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, किसी में कुछ नहीं रखा, आपके सामने कोई चीज़ नहीं टिकी, कोई न्यूमेरिकल नहीं टिकेगा, कोई डेरिवेशन नहीं टिकेगा, यही सोचना है। क्योंकि इसके अलावा अगर आप सोचोगे हमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, तो फिर इसमें आपका ही लॉस है, इसमें कुछ नहीं होना। तो इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ, आप 11th क्लास के, क्योंकि अभी 11th क्लास में आएंगे तो बहुत सारी नई चीज़ें आती, तो बच्चे स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, अरे कैसे याद करेंगे, कैसे करेंगे। तो आप समझ लो कि सारे बच्चों के लिए वही चीज़ है, कोई आपके लिए तो अलग से है नहीं, और उससे पहले भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी पास हो रहे अच्छे नंबर, तो आप भी पास हो जाएंगे। तो ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बस यही सोचना है सब कुछ आसान है, ठीक है नहीं, ठीक है। वो आमिर खान की पिक्चर देखी थी, तो उसमें वो कहता था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो बस वही समझना है, ठीक है। वो जो बोल रहा है ऑल इज वेल, सब बढ़िया है, ठीक है, आई कैन, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आपको ये फील करना है कि मैं कर सकता हूँ, आई विल, आई कैन, बस इसी टाइप का सोचना है। और जहाँ आपने सोचा अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, अरे जब साइंस लिया है, अब जब PCM या PCB लिया तो टेंशन का बात का, डरना का बात का, कोई डरना वरना नहीं है, ठीक है, आसान है सब चीज़। अब इधर देखो, और फिर आप लोगों के पास ऑप्शन भी कितने सारे, कितने लोग देखो आजकल कितने लाइन लगी, आप यूट्यूब से पढ़ लेते हो, बाकी चीज़ों से पढ़ लेते हो, और भी आपके पास आपको हेल्प करने वाले मिल जाते हैं, आपको कोई बड़े भैया या आपके रिलेटिव होंगे, तो बहुत सारे लोग आजकल हेल्प करने मिल जाते हैं। पहले के टाइम क्या होता था, पहले हम जो बता रहे, हम लोग पढ़ते थे अपने टाइम में, तो हमारे आसपास के जहाँ पर रहते थे तो उस इलाके में नहीं मिलते थे लोग पढ़ाने वाले, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, उस समय बहुत दिक्कत होती थी कि आसपास कोई होता ही नहीं था। अब जाना है तो मतलब 10-20 किलोमीटर जाओ, तब कहीं पर जाके आपको कोई मिलेगा आपकी हेल्प करने वाला। तो अब तो बहुत फैसिलिटी मिल गई, जो फैसिलिटी मिली आपका उसका फ़ायदा उठाना है आपको, बस। तो टेंशन का बात के लेना, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम एक बाइनोमियल थ्योरम कहलाती है, वो हम अप्लाई करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बता दूं। अगर आपको बच्चों कहीं पर ऐसा एक्सप्रेशन मिले 1 + x⁴n की फॉर्म में, 1 + x⁴n की फॉर्म में ऐसा एक्सप्रेशन मिले, तो आप इसको कैसे लिखेंगे या एक्सपेंड कैसे करेंगे, आप करेंगे 1 प्लस, और ये जो n है इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे nx। ये अब बात आती है, क्या ये फॉर्मूला इतना ही है? नहीं भैया, ये तो फॉर्मूला बहुत लंबा है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, आप फिजिक्स में से पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि 1 + x⁴n लिखा है तो 1 + nx कर देना, इस n को जो पावर होगी उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन एक बात याद रखना, ये कब अप्लाई करेंगे, यानी कि ये तो फॉर्मूला तो लंबा है, तो बाकी का किधर गया, कौन खा गया, कहाँ काट फेंक दिया इसको, उसको समझना है। तो इसको समझना है, कंडीशन नीचे लिखा होगा वेयर x इज स्मॉलर देन 1। ये कंडीशन तब है बच्चों जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो, और अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी नहीं है, x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी नहीं है, तब क्या होता है, तब यही फॉर्मूला जरा आप देखें, ये 1 + x⁴n = 1 + nx, ठीक है, प्लस n -1x² फैक्टोरियल 2, ये कहलाता है फैक्टोरियल 2। अच्छा 2 ऐसा बनाया, डॉट लगा, फिर इसके आगे लिखूंगा, अब यहाँ तो ये लिख रखा है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्लस n -2x³ ऐसे करके फैक्टोरियल 3, इस तरीके से अप टू n तक बनाते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि भैया ये तब लगाना है जब x की वैल्यू 1 से छोटी नहीं होगी, यानी स्मॉलर देन लिखा है, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी नहीं है तब ये बड़ा लगाना है। लेकिन फिजिक्स में जब भी आएगा तो ऐसी कंडीशन आएगी, तो इसको ये जो बाकी टर्म है ये वाले ये हट जाएंगे, ठीक है। अब एक कई बार बच्चों को क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा क्यों हो गया, अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो गई
तो ये हमने इतने टर्म जो हटा दिए, उड़ा दिए, गायब कर दिए, ठीक है, हमने तो इन्हें मिस्टर इंडिया बना दिया। तो भाई ये गायब कर कैसे दिए, ठीक है, हमने कहा ये तो हट जाएंगे। तो देखो एक चीज समझना, मान लो क्या होता है जब हमने कहा x की वैल्यू 1 से छोटी, जब 1 से छोटी होगी तो वो तो डेसिमल में होगी, क्योंकि 1 से छोटी बता रहे ना, तो पॉइंट में होगी। जैसे 0.5, 0.25, 0.75, ऐसे कोई वैल्यू हो सकती है, 0.33, तो 1 से छोटी है। तो क्या होता है, अब आपने n की वैल्यू रखा, कोई भी वैल्यू होगी, फिर यहां पर n में उस वैल्यू में से 1 माइनस करा, उसके बाद ये जो फैक्टोरियल 2 होता है इसको हम ऐसे समझना है, जैसे फैक्टोरियल 2 ऐसे लिखा हमने इसको, तो हम इसका मतलब ये इस तरीके से लिखते हैं कि 2 × 1, ठीक है, ठीक है, फैक्टोरियल 2। अब 3 लिखा है तो 3 × 2 × 1, ऐसे 3 फैक्टोरियल 3 लिखा है तो ये हो जाएगा 3 × 2 × 1, इस तरीके। फैक्टोरियल 4 है तो 4 × 3 × 2 × 1, इस तरीके से। तो यहाँ डिनोमिनेटर आ जाएगा फैक्टोरियल 2, तो है। अब x की वैल्यू, क्योंकि वो तो डेसिमल में है, तो आप ये समझें जो मल्टीप्लाई करने पर या स्क्वायरिंग करने पर वैसे तो वैल्यू बढ़ती है। जैसे आपने 5 का स्क्वायर कर दिया तो 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर दिया तो 9 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन अगर डेसिमल में है तो वैल्यू छोटी जाती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जैसे डेसिमल में अगर कोई नंबर है, आपने उसका स्क्वायर करा तो छोटा हो जाएगा, वैसे स्क्वायरिंग करने में तो वैल्यू बढ़ती है ना। तो यहाँ हम ऐसे बोलूँ, मैं मल्टीप्लाई करो 5 × 5, तो मल्टीप्लाई करने में बोलूँगा बताओ मल्टीप्लाई करने में वैल्यू बढ़ेगी कम होगी? तो नॉर्मल से बच्चे बोलते एकदम इंस्टेंटली आंसर देते भाई बढ़ेगी, लगता ही है 5 × 5 25। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई अगर पॉइंट में जो नंबर है उनका करें, जैसे मैं बोलूँ कि भाई 0.5 × 0.5 ऐसे बोल दो, या आप ये बोल दो 0.5 का स्क्वायर, बात वही है। अब 0.5 का मतलब क्या हो गया? हाफ, हाफ को हाफ से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा? 0.25। बात समझ में आया? यानी कि अगर 0.5 का मतलब 1/2 × 1/2। अगर 0.5 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं, तो 1/2 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 1/4। तो बताओ बढ़ा कम हुआ? कम हो गया नहीं हो गया? तो 1/4 का मतलब यही तो हो गया 0.25। तो ये समझना, अगर डेसिमल में नंबर होगा तो उसका स्क्वायर करोगे तो वो और छोटा हो जाएगा। तो क्या होता है, अब आपने इतनी वैल्यू सॉल्व करके निकाला, अब x जो है वो तो 1 से छोटा है, अब उसका करा स्क्वायर, तो डेसिमल में और छोटी वैल्यू आ गई। अब जब कोई छोटी वैल्यू होती है, जब उसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसको भी छोटा कर देती है। तो ये पूरा टर्म इतना छोटा हो जाता है कि हम इसे फिर नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मतलब 100 है, सिंपल सी वैल्यू ले लेते हैं ना 100। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.2 से ही मल्टीप्लाई कर दो, सपोज कर लिया। ये तो सिर्फ मैंने 0.8 डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट लिखा है, या आप ये बोल सकते हो कि डेसिमल के बाद डिजिट लिखा है, इससे भी हम छोटी बना सकते हैं। जैसे मैं क्या बोलता था 0.002, इस तरीके से, यानी कि डेसिमल के बाद मैंने 2 लिखा है, यहाँ डेसिमल का 2 जीरो और भी लगा सकते थे, तो वो वैल्यू नहीं ली, इसी को ले ले। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 0 2 0 0 2 0 0 और 2 1 2। अब डेसिमल का एक डिजिट है तो ये आ गया, तो ये कितना होगा? 20 हो गया। यानी कि 100 को मैंने 0.2 से मल्टीप्लाई करा तो वो 20 हो गया। अब इसी की जगह मान लो कि अगर इसकी जगह क्या होता है 0.02, इससे मल्टीप्लाई कर देता तो क्या होगा? 2 डिजिट के बाद लगाना तो कितना रह जाएगा? तो अब ये रह जाएगा इतना, यानी कि 100 को 0.02 से मल्टीप्लाई करा तो 2 ही रह गया। तो डेसिमल में अगर कोई नंबर है उसे अगर किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उसका मल्टीप्लाई करके वो उसको भी छोटा कर देगा। तो इसीलिए ये पूरी टर्म नेगलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? आगे देखें तो ये तो x का क्यूब हो गया, यानी कि डेसिमल में नंबर है 0.5 करा, इसका हमने मल्टीप्लाई करा या 0.5 का स्क्वायर करा तो ये तो कम हुआ था, अगर क्यूब करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। बात समझ आ रही? तो इसलिए ये भी नेगलेक्ट हो जाता है। तो आपको फिजिक्स में कितना रहता है? इतना रहता है। फिजिक्स में आपको इतना है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिजिक्स में कोई ज़्यादा हैवी डोज आपको नहीं मिलने वाली।
ठीक है, बिल्कुल जो मैथ्स की चीज़ें आएंगी वो बिल्कुल आपको ऐसे लगेंगे होम्योपैथिक की टैबलेट्स, छोटी छोटी मीठी मीठी गोली। ठीक है, मैथ्स की हैवी डोज आपको नहीं मिलने वाली इसमें। उतनी मैथ्स आएगी जितने 10th तक आपने पढ़ा उतने से काम चल जाएगा, थोड़ा सा आएगा ज़्यादा। तो आपने समझ लिया ये बाइनोमियल थ्योरम हो गई, ये हमारी बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो इसको आप नोट कर ले। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इधर अप्लाई करेंगे तो बहुत आसान है। 1 की जगह 1 लिखा प्लस, अब देखो इस माइनस से जब इस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्लस को जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, और इस माइनस को इससे करेंगे तो प्लस। ठीक है, अब क्या होता है, बाय द वे आपने क्या करा, ऐसे ही रहने दिया तो भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि है तो प्लस माइनस दोनों ही, यहाँ भी प्लस माइनस यहाँ भी प्लस माइनस है। तो यहाँ हमने बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया। अब इस 1 को जब डेल्टा वी अपॉन बी से मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, हमने इन साइन को चेंज कर दिया। इन साइन को चेंज करने से ये पता चल रहा है कि हमने -1 से इसको मल्टीप्लाई करा, इसलिए साइन चेंज हो गए। तो अब डिनोमिनेटर में तो कुछ रहा नहीं। अच्छा, यहाँ पर x जो है ये हमारा था, ये यहाँ आ गया, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा हमारा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। अब क्या करना है, अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आपने कहा 1 से 1 को मल्टीप्लाई करा, 1 आ गया। ठीक है, फिर इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी आ गया। ठीक है, उसके इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए आ गया। ठीक, उसका इस डेल्टा ए अपॉन ए को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, ये आ जाएगा। बात समझ में आया। अब देखो ये 1 है, इससे तो ये कैंसिल हो गया, खलास। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। अब क्या करेंगे, इस डेल्टा ए को पहले लिखेंगे। अभी देखो यार ऐसा है ना, डेल्टा ए अपॉन ए इसको पहले लिखना है, अब इसको लिखेंगे यार बाद में। अब बाद में कई बार बोले ऐसा क्यों कर रहे हैं, करा कुछ नहीं रहे, बस ये थोड़ा अच्छा लगेगा। ऑर्डर में लिखा है अच्छा लगेगा, ए पहले आ गया बी बाद में आ गया, फर्क क्या पड़ना है, ये पहले रहता तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। ठीक है, वही चीज़ है, ये डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी आ गया, ये आ गया। हाँ भाई इतना आ गया। अब देखो क्या करना है बच्चों, ये डेल्टा ए अपॉन ए ये वैल्यू हमेशा डेसिमल में आएगी। अब आपको कैसे डेसिमल में आएगी, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो डेल्टा ए की वैल्यू ए से छोटी होना ये तो फिक्स्ड है, क्योंकि डेल्टा ए जो है वो इमेजिनरी है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो हमेशा वैल्यू डेसिमल में आएगी। भाई मान लो डेल्टा ए, मैं आपको बताऊं डेल्टा ए आपका है 2 फॉर एग्जाम्पल, और ए जो है वो है मान लो 10, तो आप खुद बताओ कि आप 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, हम 2 डिवाइडेड बाई 10 डेसिमल लगाया, 0 लगाया तो आ गया ना 0.2 आ गया। तो भाई ये देखो ना, तो इसमें ये डेसिमल में आना वैल्यू। तो जब बच्चों ये डेल्टा ए अपॉन ए डेसिमल में वैल्यू आएगी और ये डेल्टा बी अपॉन बी भी डेसिमल में आएगी, तो 2 डेसिमल वैल्यूज का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो मैंने क्या बताया, प्रोडक्ट करने पर वैसे तो जनरली वैल्यू बढ़ती है, लेकिन डेसिमल वैल्यूज का जब प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ ए एंड बी विल बी वेरी स्मॉल कैन बी नेग्लेक्टेड। और हम लिखेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा छोटा होगा इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। देखो भैया ऐसा है फिजिक्स में क्या है, जो छोटा जिसे बोला, जिसे छोटा कंसीडर करेंगे समझ लो उसकी छुट्टी, नमस्कार हो गया उसका, बस समझ आया ना, वो छुट्टी हो जाना है उसकी, उसको हटा देंगे, बात समझ आ रही नहीं है। तो ये पूरा टर्म हमारा नेगलेक्ट हो जाएगा कि भैया नमस्ते तुम जाओ, तुम छोटे हो तुम जाओ। ठीक है, अब क्या बचा हमारा प्लस माइनस डेल्टा। आप देख रहे हैं ना, ये मैं वैसे बात बता रहा हूँ 11th में है 12th में जहाँ भी आएगा इसे स्मॉलर कंसीडर करेंगे उसे नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी बचा। ठीक, अब देखो एक चीज समझना बच्चों,
अगर आप ये बोलते हो कि जैसे हम बोलते हैं, हमने लिखा डेल्टा एक्स, तो हम बोलते हैं इसको या पढ़ते हैं इसको एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। इसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। मैं लिखूं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स तो इसे बोलेंगे रिलेटिव एरर इन एक्स, इसको ऐसे पढ़ेंगे। और मैं इसको ऐसा लिखूं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 तो इसे बोलेंगे परसेंटेज एरर इन एक्स। ये मैं आपको बताया पहले भी। अब ये डेल्टा एक्स अपॉन एक्स है तो ये क्या होगा? रिलेटिव एरर इन एक्स। तो आपको मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन एक्स निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे इसके बाद कि फॉर मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन एक्स, इसको मैं रब कर देता हूं, फॉर मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन एक्स। तो क्योंकि डेल्टा एक्स अपॉन है, इसको रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, तो मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे? देखो राइट हैंड साइड मैंने बताया था, इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि भाई ये दोनों प्लस हो जाएं, दोनों माइनस हो जाएं, एक प्लस हो, एक माइनस, एक माइनस, एक प्लस, चार ऑप्शन होते हैं हमारे पास में। तो हमारे पास इस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा कब आएगी? जब ये दोनों हमारे प्लस में होंगे। देखो ऑप्शन क्या है? डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी, ये दोनों हमारे प्लस में हो जाए, या क्या हो जाए? ये वाला प्लस में, ये माइनस में, या ये माइनस में, ये प्लस में, या दोनों माइनस में। तो कौन से केस में वैल्यू ज्यादा आएगी? जब दोनों प्लस में होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू, ये लिखा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इससे पहले आपको क्या लिखना है? फॉर मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन एक्स। क्या लिखना है? फॉर मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अब ये आ गया, तो ये मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन एक्स का आपका एक्सप्रेशन आ गया। ठीक, अब ये हो गया। अब आपको इसमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर में क्या करना है? आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। फॉर मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एक्स, एक्स में मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना, तो क्या? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। ये आपका क्या हो गया? मैक्सिमम परसेंटेज एरर का फॉर्मूला हो गया। ये मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन एक्स का फॉर्मूला हो गया। तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब इस पर आप देखें एक न्यूमेरिकल, ठीक है, कि इसको हम कैसे अप्लाई कैसे करेंगे। नोट कर लिया? ठीक है, मैं रब कर दूँ। बहुत आसान से न्यूमेरिकल है, एरर के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत इजी, और अधिकतर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपके स्कूल के टेस्ट में, हाफ ईयरली एग्जाम, फाइनल एग्जाम्स में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी न्यूमेरिकल ही इस टॉपिक पर पूछे जाते हैं। तो देखो क्या है क्वेश्चन। मान लिया आपको कोई वायर दे रखा है या कंडक्टर दे रखा है और आपसे बोला है कि उसको जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं उस वायर से, जो सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, या जो बैटरी लगाया है या सोर्स लगाया है, उसके वोल्टेज हैं 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। इतना वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी वायर से हमने कोई बैटरी या कोई सोर्स लगा दिया है जो उसको वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, इतना वोल्ट। तो 100 वोल्ट प्लस माइनस 5 वोल्ट उसमें एरर है, और जो करंट प्रोवाइड हो रहा है वो है इसमें 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, इतना है। अब इसमें समझना, इस क्वेश्चन में करना क्या है, क्या क्या निकालना है, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, जो आपने डेरिवेशन किया उससे आप क्या सीखे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत सारी बातें उसको समझेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना है। रेजिस्टेंस में कितना एरर है परसेंटेज की फॉर्म में वो फाइंड करना है। रेजिस्टेंस में कितना एरर होगा ओम में, आपको वो फाइंड करना है। तो देखो एक एक चीज समझेंगे। अगर ओम्स लॉ की मैं बात करूं तो V इक्वल्स टू IR, ये फॉर्मूला होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा। आपको क्या फाइंड करना है? R फाइंड करना, तो R इक्वल्स टू V अपॉन I हो गया। R इक्वल्स टू V अपॉन I हो गया।
तो सबसे पहले आप बच्चों ये समझ लें कि आपको रेजिस्टेंस निकालना है, वोल्टेज निकालना है, करंट निकालना है। अगर ऐसे किसी क्वेश्चन में निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, तो वही मेथड है जो आज तक आपने सीखा, आपने पढ़ा, उसमें कोई चेंज नहीं है। उसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि हम इसमें क्या करेंगे। बस जब एरर के कैलकुलेशन की बात आएगी तब मेथड थोड़ा सा चेंज होगा, उस पर ध्यान देना, बाकी सारी चीजें वैसे। अब देखो, हमें रेजिस्टेंस निकालना है। अब हमने एरर को भूल जाओ, मतलब ये 5 वोल्ट एरर दे रखा है पोटेंशियल में या वोल्टेज में, और 0.2 एम्पियर दे रखा है करंट में, इसे भूल जाओ। आप तो इन वैल्यूज को समझो कि वोल्टेज दे रखे हैं 100 और करंट दे रखा है 10। तो हमने सीधा फिट करना है इस फॉर्मूले में कि भैया वोल्टेज 100, करंट 10, इससे काटा आ गया 10 ओम, हो गया। यही करना है। अब रेजिस्टेंस हमारा आ गया 10। अब उन्होंने कहा कि भाई रेजिस्टेंस तो आ गया, ठीक है। उन्होंने कहा, क्वेश्चन में बोला है कि भाई रेजिस्टेंस में परसेंट में एरर बताओ, एरर बताओ। ठीक है, एरर देखते हैं। अब रेजिस्टेंस में एरर यानी कि आर में परसेंटेज एरर निकालना है। तो देखो एक बात समझना, मैंने क्या लिखा यहां पर, ये जो लिखा है R इक्वल टू वी अपॉन आई, तो मैंने यहां लिख दिया R इक्वल टू वी अपॉन आई। अब R में मुझे अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो मैं लिखूंगा कैसे, लिखने का तरीका देखो। डेल्टा R अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कहिए एब्सोल्यूट एरर इन रेजिस्टेंस, पूछा नहीं है। अगर मैं लिखूं डेल्टा R अपॉन R तो हो गया रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस, नहीं बोला है। अब हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई करा तो बोले परसेंटेज एरर इन R या रेजिस्टेंस, बोले यही पूछा है, यही लिख। इसको ऐसे लिखा लेफ्ट। अब राइट हैंड साइड को कैसे लिखेंगे, इस v को लिखेंगे, ध्यान देना यही भाई समझने वाली बात है। हमें डेल्टा v अपॉन v इंटू 100, ये i नीचे है, इसको ऊपर ले गए, प्लस का साइन लगाया, डेल्टा i अपॉन i इंटू 100। अब लगता है भाई यहाँ क्या हुआ, ये मैथ्स में तो ऐसा होता नहीं था। मैथ्स में तो अगर ये i नीचे से ऊपर जाता तो i की पावर, कोई पावर नहीं लिखी तो -1 लिखते, पर यहाँ तो ऐसा कुछ करा नहीं है, और ऊपर से लगा दिया ये प्लस। यही चीज आपको समझना है कि भाई आपने अभी डेरिवेशन क्या किया, आपने ये डेरिवेशन करा, देखो यहाँ से समझना है। इसलिए हर न्यूमेरिकल को उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी साथ में करा रहा हूँ कि कंडीशन थी, आपने कहा x इक्वल टू a अपॉन बी, यही तो हमने डेरिवेशन स्टार्ट करा था अपना, यही लेकर कि हमारा रिजल्ट दो ऑब्जर्व क्वांटिटी के डिवीजन के बराबर या रेशियो के बराबर है, a अपॉन बी के बराबर है। तो हमारा r जो है वो v अपॉन आई के बराबर है। तो हमने कहा r में अगर हम परसेंटेज एरर निकालेंगे तो अभी फॉर्मूला लास्ट में क्या ड्राइव किया, इस x में अगर हम परसेंटेज एरर निकालना है तो हमने फॉर्मूला क्या ड्राइव करा, कैसे लिखा, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, नीचे भी है ऊपर ले गए, मतलब अभी तो ऊपर नहीं, वहां तो हमने ड्राइव करके लाए, तो डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, यही तो आया। तो जब ये ऐसे, इसको हमने ऐसा लिखा, x में हमें परसेंटेज एरर निकालना था, तो यहाँ r में परसेंटेज एरर निकालना, तो इसको भी तो हम ऐसे ही लिखेंगे। इसीलिए तो डेरिवेशन करा, इतनी देर हो गई कि डेरिवेशन समझ में आया नहीं, इसलिए इसको ऐसे लिखा। अब क्या हुआ, डेल्टा v कितना दे रखा है, तो देखो v में जो प्लस माइनस में वैल्यू दे रखी होती है वही डेल्टा v होता है। तो लिखा 5 अपॉन, और ये v की वैल्यू कितनी होगी, 100 इंटू 100 प्लस डेल्टा आई, तो आई की एक वैल्यू, ये एक वैल्यू, तो डेल्टा आई का मतलब आई में एरर, तो एरर वाली होती है प्लस माइनस वाली वैल्यू, तो हमने क्या लिखा 0.2 अपॉन 10 इंटू 100, ठीक है। सो मत जाना, इससे कैंसिल कर दिया, डेसिमल हटाया, नीचे लगा 0, इससे कट गया, तो कहता 5% प्लस 2% आ गया 7%। ये क्या आया, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, यानी कि परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस 7%। तो हम लिखेंगे कैसे,
हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू तो 10 ओम आई थी, तो हम ऐसे लिखेंगे कि भैया कि R जब हम कैलकुलेट करें तो 10 ओम आया, और उस 10 ओम की रेजिस्टेंस में प्लस माइनस कितना परसेंट एरर है, 7% एरर है। ये आ गया हमारा आंसर। अब कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विथ लिमिट्स ऑफ एरर। बात पॉइंट नोट करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विथ लिमिट्स ऑफ एरर, यानी कि उन्हें एरर आर में, ये परसेंट में नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमें एरर भी बताओ, कितना ओम एरर होगा। तो बहुत आसान है, क्या दिक्कत है, हमने क्या करना है भाई, 10 ओम की रेजिस्टेंस में 7% एरर है, तो हम क्या लिखेंगे 7% ऑफ 10 का 7% निकालेंगे। छोटी क्लास में करते थे नहीं करते थे, मैंने बता दी 7 लिखो बच्चों, परसेंट लिखा है तो नीचे 100 कर दो, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर दो, और इस नंबर की जगह ऐसे ही लिख दो। वैसे कर रहे हैं, ये 0 से 0 बढ़ गया, इसको डिवाइड करा कितना है 0.7। तो अब हम कैसे लिखेंगे आंसर, R इक्वल्स टू 10 ओम प्लस माइनस 0.7 ओम। ये आ गया, बात समझ में आया। तो ये हमारा रेजिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, उसकी वैल्यू भी लिखा और उसमें एरर ओम में लिख दिया। देखो बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, यहां पर आपको रेजिस्टेंस निकालना था और आपका राइट हैंड साइड फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी V/I की फॉर्म में था, या आप बोल सकते हैं। अब आप ये समझें कि जब आपका राइट हैंड साइड इस टाइप से होगा, यानी कि V/I की फॉर्म में, या आपका राइट हैंड साइड I/R यानी कि फ्रैक्शन में है, अपॉन में है, या प्रोडक्ट में, बात समझना, या दोनों में, यानी कि कोई ऐसी कंडीशन है कि वहां पर V/I भी है, कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई में भी, आगे क्वेश्चन भी कराएंगे हम उस पर। दोनों हमारे कुछ एक वैल्यू से डिवाइड भी हो रही है और ये वैल्यू किसी से मल्टीप्लाई भी इस तरीके से हो रहा है। ऐसे केसेस में आप रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर निकालते हैं, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। अच्छा, अगर आपका राइट हैंड साइड मैं आपको बता देता हूँ, ये आप नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये पॉइंट नोट कर लिया। देखो, आप ऐसे समझें कि जब आपने ये क्वेश्चन किया, अब ठीक है, तो हमने यहां पर एक चीज नोट करने वाली बात है, हमने इसको ऐसे नहीं किया जैसे आपने करा। आप लिखते कि भाई आर में हमें मान लो आर की वैल्यू निकालनी थी, तो आर की वैल्यू तो हमने निकाल लिया 10 ओम, और फिर हम ऐसे कर देते, ऐसे लिख देते R इक्वल्स टू 10 ओम, और क्या करते, इसमें इसको ऐड कर देते। ये सोचते V में, जो V में एरर है उसको I में जो एरर है उसमें ऐड कर देते, यानी कि प्लस माइनस 5.2। ऐसा बच्चों नहीं कर सकते, ऐसा हम नहीं कर सकते। पहली चीज समझना, हम इस एरर को इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते। उसका रीजन है भाई, ये वोल्टेज में एरर है और ये करंट में एरर है, तो वोल्टेज का एरर करंट के एरर में डायरेक्टली कैसे ऐड हो जाएगा। ये हम कब ऐड कर सकते हैं, बात समझना, जब हमारा राइट हैंड साइड, यानी कि हम x इक्वल्स टू a प्लस बी हो या x इक्वल्स टू a माइनस बी हो। बात समझना है, जैसे हमें रेजिस्टेंस दे रखी है, सीरीज में 2 रेजिस्टेंस दे रखी है, एक R1 एक R2। अब ये दोनों रेजिस्टेंस हैं, इसकी वैल्यू दे रखी है 100 ओम प्लस माइनस 5 ओम। ये दे रखा, R2 की वैल्यू दे रखी है हमें प्लस मान लो 500 ओम, और इसमें एरर दे रखा है प्लस माइनस 10 ओम। अब क्या है, ये भी ओम में ओम, तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। हमारा राइट हैंड साइड 2 ऑब्जर्व क्वांटिटी के सम के बराबर है, या हमारा राइट हैंड साइड 2 ऑब्जर्व क्वांटिटी के डिफरेंस के बराबर होता। तो हम उस केस में क्या करते हैं, 100 में ये जोड़ दिया तो ये हमारा हो गया 600 ओम, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, तो प्लस माइनस 15 ओम। इसमें तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस टाइप की कंडीशन है कि राइट हैंड साइड जो है वो हमारी फ्रैक्शन में है, प्रोडक्ट में है, या दोनों में, तब हम उनके एरर्स को, ये जो एरर्स होते हैं एब्सोल्यूट एरर, उन्हें डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं।
ठीक है, उस केस में हम या तो रिलेटिव एरर निकालते हैं या परसेंटेज एरर ही निकालते हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आप नोट कर लें और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का एक और डेरिवेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, प्रोपोगेशन ऑफ एरर, जिसमें x इक्वल टू a इंटू बी है। हमारा रिजल्ट अगले डेरिवेशन में x जो होगा वो दो ऑब्जर्व क्वांटिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी कि x इक्वल टू a इंटू बी, वो डेरिवेशन करेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। जब सारे डेरिवेशन खत्म हो जाएंगे उसके बाद सब पर एक बार मिक्स न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, तो नोट कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।